में किसकी बात कर रहे थे? हाँ, चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज चार्ज? चार्ज पे बात कर रहे थे। एनीवन कोई बताओ, हाँ बताओ चार्ज क्या होता है? हाँ, Sir, the ability of a particle to repel or attract another particle. टू रिपेल और अट्रैक्ट, ये बोल सकते हैं। एनीवन एल्स? आप बताओ, अपने मन में जो भी आ रहा है बता सकते, बताओ यार। वही एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट। चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ऐसा क्यों? देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को आप किसी भी इन्वायरमेंट में रख दो, कुछ भी कर लो, उसमें चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली। लिख लो आप इस चीज को चार्ज के बारे में। चार्ज इज द फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर like mass दूसरा पॉइंट लिखो, मैटर कैन एग्जिस्ट, मैटर कैन एग्जिस्ट, मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, but charge cannot exist, but charge cannot exist without matter, but charge cannot exist without matter। क्लियर है क्या? फिर चार्ज को अपन ने क्लासिफाई किया दो टाइप में, तो एक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, दूसरे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। बिकॉज इसमें एक नाम है, पॉजिटिव नेगेटिव नाम दे दिया गया ना। लिखो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, को बोलते हैं पॉजिटिव और एक को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है चार्ज का? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है आपके सिलेबस में? क्या है? स्मॉल ही है ना, वॉट्स भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है? स्मॉल। इनकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 to the power minus 9। चार पे जान पहचान हो रहा है, कोई दिक्कत? अभी तक कोई दिक्कत? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दिया गया ना, और प्रोटॉन को कौन सा चार्ज दिया गया? पॉजिटिव। ऐसा क्यों? अगर मैं प्रोटॉन को नेगेटिव दे दूं और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव दे दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सोच के बताओ। इलेक्ट्रॉन को क्या दे दूं? पॉजिटिव, और प्रोटॉन को क्या दे दूं? नेगेटिव। थियरी में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा। कैसे? नेचर चेंज हो जाएगा। देखो आप, मेरे ख्याल से आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, है ना? हर एक चीज का जो स्टार्टिंग होता है, जो भी मॉडल है, बोर्ड मॉडल, बोर्ड मॉडल कहाँ से शुरू करते हो? मानते हो ना, चार चार इंडेक्स लेते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। उसमें अगर आप चार्ज को एक्सचेंज कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंटरेक्शन में कोई फर्क? कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज दिया गया? नेगेटिव। और प्रोटॉन को क्या दिया गया? पॉजिटिव। बस नाम दे दिया गया ना, तो लिख लो इस चीज को कि कन्वेंशनली electron has negative charge and proton has positive charge। और लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। और अपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो लिख लो आप इसको, बोला लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges क्या करते हैं? अट्रैक्ट। unlike charges attract each other, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं कि ये दो चार्ज है -3 कूलम,
और ये 2 कूलम, कौन सा ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में? minus माइनस, तो प्लस माइनस से कंफ्यूज लिखना है यहाँ पे, -3 कूलम जो है ग्रेटर है 2, मैथमेटिक्स वाला नंबर लाइन लगाना है, ठीक है, -3 कूलम विल बी ग्रेटर देन 2 कूलम, ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट लिखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी। क्या मतलब है इसका कि आप चार्ज को सिंपल अलजेब्रा से जोड़ घटा सकते हैं ना, से -3 कूलम प्लस 2 कूलम कितना हो जाएगा, सिंपल अलजेब्रा लगा सकते हैं ना, वेक्टर वाला नहीं लगा। लिखो आप इसको, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड by using simple law of algebra, by using simple law of algebra, है ना। फॉर एग्जांपल आप लिख लो -3 कूलम प्लस 2 कूलम करोगे क्या बनेगा आपको, -1 कूलम, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा में जैसे जोड़ते हैं वैसे इसको जोड़ सकते हैं। क्लियर है जी पहला प्रॉपर्टी, हाँ ना तो बोलो यार। दूसरा आप लिखो, सेकंड जो प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, हाँ देखो आप अगर मेन मेथड पे जाओगे तो हर एक मटेरियल किससे बना हुआ है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, एटम्स है। एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कौन सा मोशन करता है मटेरियल के अंदर, जैसे मटेरियल में कौन किसका मोशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का। न्यूक्लियस का कोई मोशन इमोबाइल होता है, यस और नो। जनरली जो बॉडी चार्ज होगा उसमें किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का भी आधा अधूरा, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमेशा किसके मल्टीपल में होगा, इंटीजर। यानी आप Q बराबर क्या लिख सकते हो, एनी, और n क्या होगा, इंटीजर, एन इज इंटीजर, है ना। आधा अधूरा ट्रांसफर नहीं होता, Q बराबर एनी, जहां पे n क्या है, इंटीजर, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखवा दो, छोटा सा क्वेश्चन लिखो कि if a body has 40 coulomb charge, then how many electrons it has lost? Then how many electrons it has lost? सिंपल सा बता दो क्या है। हाँ Q बराबर क्या लगाना है, एन, कितना का सॉल्व करके n बराबर 25, 19, बताइए यार, ठीक है। तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हो। नेक्स्ट आप लिखो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसा कुछ आपने 11th में पढ़ा था, कंजर्वेशन क्या क्या पढ़ा है 11th क्लास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा, जैसे यहाँ पे लिख लो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, देखो दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं, एक तो ग्लोबल, एक होता है लोकल। ग्लोबल का मतलब पूरे यूनिवर्स का चार्ज क्या है, हमेशा कांस्टेंट। लिख लो इस चीज को कि द चार्ज ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज कांस्टेंट, the charge of entire universe is constant, ठीक है। और लोकल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, देखो लोकल कंजर्वेशन, लोकल कंजर्वेशन मींस फॉर आइसोलेटेड सिस्टम,
net charge will be constant. For isolated system, net charge will be constant. ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट में लिखवा रहा हूँ और आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। स्टेटमेंट लिखो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ट्रू है या फॉल्स है? ये लोग ट्रू बोल रहे सब लोग। जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को ब्रेक करेंगे तो क्या क्या बनाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन से दो चार्ज बन गए, प्रोटॉन भी बन गया साथ में इलेक्ट्रॉन भी बन गया, तो स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। नेट चार्ज, तो मैंने क्या लिखा है आपको सीधे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को ब्रेक करो क्या बनेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनेगा, तो चार्ज तो बन रहा है ना, लेकिन नेट कितनी वैल्यू है, तो दोनों मिला दो जीरो क्या, तो नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लिख लो इस चीज को, चार्ज की जगह पे करना चाहिए वहां पे नेट चार्ज। स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर वहां नीचे एग्जांपल लिख लेना कि व्हेन न्यूट्रॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, so we cannot create or destroy net charge. So we cannot create or destroy net charge. समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? अच्छा, अब ध्यान से दो एडिशनल प्रॉपर्टी, ये तो तीन है, एक नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टी कि mass depends, mass of a body depends on the mass of a body depends on the mass of a body depends on the speed of the body. But charge does not depend, but charge does not depend on the speed of the body, but charge does not depend on the speed of the body. ठीक है, यस और नो? जो भी चीज से आप ट्रेवल करते हो, आप मान लो बाइक, कार, ट्रेन और एरोप्लेन है ना, सबसे फास्ट कौन चलता है? एरोप्लेन। एरोप्लेन में बैठने पे मास चेंज हो जाता है क्या? ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया मास डिपेंड्स करते स्पीड में। देखो आपने ये केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हुआ है, m बराबर क्या होता है, m नॉट अंडर रूट में क्या आता है बताओ, 1 माइनस v स्क्वायर बाई c। एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 10 गेस करो, 300 मीटर पर सेकंड। 300 का स्क्वायर, नीचे c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, इसका स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू लगभग क्या हो जाएगी, किसका अप्रोच करेगी, 0। इसलिए मास में कोई चेंज लगभग, मास किसका चेंज हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर सकता है, 2 × 10 की पावर 8 से चलता है। निकाला भी होगा तुमने, वो फॉर्मूला है ना, केमिस्ट्री में आता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स, यस और नो? वो क्या लाइट की कंपेयर में आता है लगभग उतनी स्पीड से वो मूव कर रहा होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनता है, आया ना? इसका मतलब मास में चेंज कब आएगा, जो स्पीड क्या हो काफी ज्यादा, स्पीड कम होने पे कोई चेंज, लिखो इस चीज को कि there will be change in mass when the speed of a particle, there will be change in mass when the speed of the particle is comparable to the speed of light. For a small speed, there will be no change. For a small speed, there will be no change in the mass of the particle. There will be no change in the mass of the particle. लेकिन चार्ज को फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चाहे कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, उसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें,
प्रॉपर्टी का नाम है रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट, रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। साहब स्टेटमेंट फॉर पढ़ना है आपको और गेस करना है क्या मतलब इस लाइन का। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाट डज इट मीन, गेस करना है और जो भी आपके मन में आ रहा है बताना है, गलत सही जो। रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके लिए हमें देखना है रिपेयर कर रहा है तो चार्ज है, अगर लाइक चार्ज पार्टिकल मतलब, हाँ क्या बोल रहे थे, फील्ड की तो बात ही नहीं चाहिए, फील्ड तो आगे आए, मतलब रिपल्सन हो रहा है तो क्या, हाँ, जैसे मान लो ध्यान से कि अगर दो पार्टिकल है, मेरा मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, पार्टिकल और बॉडी में फर्क है। दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, ठीक है बेटा, और इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ये ए और बी है। आप 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि दोनों में अपोजिट चार्जेस होंगे। दो पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं पे भी, तो आप 100% गारंटी के साथ बोल सकते हो कि ए और बी में अपोजिट चार्जेस होंगे। बोलो यार, आया ना तो 100% गारंटी है इसका। अट्रैक्शन का क्या क्या रीजन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, दूसरा क्या न्यूक्लियर फोर्स भी हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी करते हैं, तो अट्रैक्शन का और भी रीजन हो सकता है। लेकिन अगर दो पार्टिकल यूनिवर्स में रिपेल हो रहे हैं, तो मेन आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ क्या हो सकता है, दोनों के साथ सिमिलर चार्ज। बात में आ रही है, तो लिख लो इस चीज को, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे पार्टिकल बोला है, बॉडी नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, पार्टिकल। लिख लो ए, जैसे ये फिगर बना लो, लिख लेना ए और बी दो अगर पार्टिकल है और दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या रीजन हो सकता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स, और दे मे हैव अपोजिट चार्जेस। 100% गारंटेड नहीं, ठीक है। बताता हूं, अभी आगे आता है बतानी, लेकिन अगर दो पार्टिकल रिपेल हो रहे हैं ना, रिपल्सन हो रहा है उनके बीच में, क्या किसकी गारंटी है, 100% दोनों में क्या होगा, लाइक चार्जेस होगा। आप लिखना, दे मस्ट हैव लाइक चार्जेस। उसने बोला चार्ज बॉडी में क्या फर्क होगा, जैसे देखो ये बॉडी है ना, और जैसे मान लो ये कोई भी सैंपल ले लेते हैं ना, हाइड्रोजन का मान लो एक ट्यूब होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, हाइड्रोजन है मान लो 10 ग्राम का, कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, 10 ग्राम में कितने मोल, एक मोल में कितने एटम्स, और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई कर लो, क्या वो मिलियंस में होंगे। इस बॉडी बोलेंगे तो बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंपल एक पार्टिकल, प्रोटॉन क्या है, डिफरेंस क्या है, पक्का। अगर अपन चार्ज बॉडी की बात करें, जैसे बॉडी पे ही क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लॉजिक से बताना कि एक बॉडी है ये, है ना, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा, एक्सेस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और इसका नाम मान लो ए है। सिमिलरली दूसरा बॉडी है, इसका हमें पता नहीं क्या है, ये बी है, और ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ड्रॉ द फिगर, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, बॉडी है नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा बॉडी बी है, ठीक है। बॉडी का मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, कैसे नो,
तो आप लिखो कि इफ बॉडी बी इज अट्रैक्टेड टू, बॉडी बी इज अट्रैक्टेड टू बॉडी ए, ब्रैकेट में लिखना नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, consider only electrostatic interaction, consider only electrostatic interaction, ठीक है। तो क्या लिखवाते हैं, बॉडी बी इज अट्रैक्टेड टू बॉडी ए, द बॉडी बी इज अट्रैक्टेड टू बॉडी ए, देन चार ऑप्शन लिखो, बॉडी बी must have positive charge, must have positive में लिखो must be positively charged body, ऐसे लिखो must be positively charged body, must be positively charged body, must be positively charged body। दूसरा लिखो must be negatively charged body, तीसरा लिखो मे बी न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड, मे बी, हाँ कौन, मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, लिख लिया क्या, क्या लिखा, मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, मे बी क्या क्या बोला था, न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, मे बी न्यूट्रल और क्या बोला था, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, तीनों मतलब है ना। लाइन गलत लिखवाया क्या, क्या लिखवाया था मैंने पहले, थर्ड वाला क्या था, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और डी लिखो नन ऑफ दिस, डी लिखो नन ऑफ दिस। तो सोच के बताना है व्हाट शुड बी द आंसर और विद प्रॉपर लॉजिक, है ना। समझ में आया, चार्ज बॉडी है ना, इनमें मतलब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो सकते हैं। नेगेटिवली का मतलब एक्सेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और अगर वो पॉजिटिवली होता है एक्सेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, यस और बताओ सोच के क्या आना चाहिए। हाँ कौन बोला, हाँ हाँ पॉजिटिव ऑब्वियस है बिल्कुल, न्यूट्रल में चार्ज सेपरेशन हो जाएगा बिल्कुल, हाँ। और नेगेटिव में अगर बहुत ज्यादा कम नेगेटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में कम है तो पॉजिटिव वाला ज्यादा है। ठीक, और कोई एनीवन, उसने क्या बोला समझ में आएगा, नेगेटिव वाले का थोड़ा कंफ्यूजन है ना, बाकी दोनों बात उसने बोला समझ में आया, किन लोगों को समझ में आ गया उसने जो बोला, अरे हाँ ना तो बोलो यार, आया, सहमत हो नहीं था उसकी बातों से, किन लोग सहमत है उसकी बातों से, सब लोग, कौन सहमत नहीं है, आप सहमत नहीं हो, क्या होना चाहिए आंसर बताओ, हाँ कंफ्यूजन है, अच्छा ठीक। तो देखो उसने सही बोला, तीनों हो सकता है, कैसे होगा ध्यान सुनना, यहाँ पे आपको आएगा बॉडी का कॉन्सेप्ट, है ना। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, देखना तुम ध्यान से कंफ्यूजन, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, अटैक कर रहे होंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही। और ये न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल हुआ तो ये पढ़ा होगा तुमने केमिस्ट्री में भी, जियो से पढ़ा होगा, चार्ज सेपरेट करते हैं तो राइट हो, इसके बगल में कौन सा चार्ज आएगा और यहाँ कौन जाएगा, दोनों की क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी, पॉजिटिव नेगेटिव सेम होगा, लेकिन डिस्टेंस किसका कम है, इसका कम है, और ये दूर है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला, तो ये तो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो न्यूट्रल भी हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, आ रहा है पीछे समझ में आपको, अगर मैं बात करूं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या होता है,
नेगेटिव वाले की वैल्यू इससे ज्यादा होगी। अगर मैं बात करूं इधर इसके बीच के इंटरेक्शन की, तो यहाँ पे देखो Q प्लस साथ में ये R प्लस का स्क्वायर ऐसा होता है। आगे बताऊंगा कूलम्स को, लेकिन इतना तो पता होगा इस कॉमन होता है। और यहाँ पे था आपका Q माइनस और यहाँ पे क्या है R माइनस का स्क्वायर। ठीक है, प्रोपोर्शनल की देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में फ्रैक्शन कौन ज्यादा ग्रेटर है? Q माइनस ग्रेटर है, लेकिन R भी ग्रेटर है। कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर भी बढ़ रहा हो और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा हो तो वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी या कमेंट नहीं कर सकते? कमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यानी ये दोनों के बीच में जो वैल्यू हो सकता है इक्वल हो सकता है ये ग्रेटर हो, या हो सकता है ये, है ना? यानी क्या क्या मैं बोला है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तीनों से देखो, तीनों होगा। एंड रीजन जो मैंने आपको बताया, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। ठीक है, आया था ना पक्का? हाँ, वो अट्रैक्शन होगा साइज ऑफ बॉडी और कितना नेगेटिव चार्ज हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, डिस्टेंस। बॉडी और पार्टिकल में अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो अगर ये बॉडी हुआ तो तीनों हो सकता है अट्रैक्शन का रीजन, है ना? तो अपन ग्रेविटेशन न्यूक्लियर को कंसीडर ना करें। न्यूक्लियर तो वैसे भी बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेज होता है, तो ग्रेविटेशन को ना माने तो भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है ये चीज? हाँ, निगेटिव वाला देखो, निगेटिवली चार्ज बॉडी है और पास में तुमने निगेटिव वाले को रख दिया, इंडक्शन होगा। हाँ, निगेटिव के पास में कौन सा आएगा? पॉजिटिव, और निगेटिव वाले दूर जाएंगे। अगर आप इंटरेक्शन देखोगे दोनों बॉडी में, तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या हो रहा है? Q प्लस की वैल्यू क्या है? Q प्लस उसके कंपेयर में कम है, डिस्टेंस उसका कम है। लेकिन उस साइड की बात करें तो Q माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और साथ में डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो नीचे वाला बढ़ रहा है, अगर मैं बोलता Q माइनस फिक्स कर दो और नीचे वाले को बढ़ाओ तो वैल्यू घट जाएगी। उस केस में तो एक ही आंसर होता है। इस केस में Q माइनस ही बढ़ रहा है। अब निगेटिवली चार्ज बॉडी है, हम ये कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना कितनी वैल्यू ज्यादा है, क्या कितना मतलब प्लस वाले से माइनस वाला कितना ज्यादा है? एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हुआ तो भी निगेटिव होगा, 100 हुआ तो भी हो गया। तो अपन कमेंट नहीं कर सकते, यानी मे भी हो सकता है। आई बात समझ? चलो वो बात समझ में आ गई जो मैंने बोला था, पक्का आ गया? नेक्स्ट आप लिखो मेथड ऑफ चार्जिंग। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये जेई के लिए उतना काम का नहीं है मेथड ऑफ चार्जिंग, लेकिन एनसीईआरटी वगैरह में है और बोर्ड तो देना ही है, वहां पे काम आएगा। तो आप लिखो यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग, बॉडी को चार्ज कैसे, मेथड ऑफ चार्जिंग। सबसे पहला जो मेथड है बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन, तीसरा जो है वो है बाई इंडक्शन। जस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है बाई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इलेक्ट्रिक एमिशन। लास्ट है इस चैप्टर के लिए अगर आप थ्योरी की बात करोगे तो एनसीईआरटी की थ्योरी बेस्ट है ना? मार्केट में इतने सारे मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे एक एक लाइन पढ़ो इस चैप्टर के लिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग जरूर लेना इस चैप्टर के। तो यहाँ पे बात करेंगे बाई फ्रिक्शन। तो जब से सबसे स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी तो सबसे पहले फ्रिक्शन की बात करते हो, सिल्क रॉड, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड, इसकी बात करते हैं ना। जब किसी दो बॉडी को रब करते हो, एक बॉडी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। एक बॉडी क्या करेगा? गेन करेगा। कौन लूज करेगा, कौन गेन करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यस और नो? बस हमें इतना जानना है कि जब भी दो बॉडी को आप फ्रिक्शन ऐसे रब कर रहे हो, एक बॉडी क्या करता है? लूज करता है, एक क्या करता है? गेन करता है। तो लिख लो फर्स्ट मेथड जो है बाय फ्रिक्शन का, देखो व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, one of them
one of them becomes positively charged and another becomes negatively charged. Depending upon the loss or gain of electrons. Depending upon the loss or gain of electrons. Depending upon the loss or gain of electrons. ठीक है, इसको अपन बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, ये फर्स्ट वाला. यस और नो? तो देखकर सेकंड बात करते हैं बाई कंडक्शन, है ना. देखना कंडक्शन में क्या होगा कि मान लो कोई मेटालिक बॉडी है ए और यहाँ पे दूसरा बॉडी है बी. ए पे कोई चार्ज दे दो Q और ये न्यूट्रल है स्टार्टिंग में. हम दोनों बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं मेटालिक वायर्स, दोनों ही मेटालिक बॉडी. और ये सिनारियो है टाइम बराबर 0. जब आप t बराबर t पे देखोगे इस केस में a पे जो होगा कुछ चार्ज आ गया q माइनस 2 और b पे कुछ चार्ज आ गया कनेक्ट किया, है ना. इस पे न्यूट्रल था, बाद में इसको कुछ चार्ज आ गया. इस मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन. अब होता क्या देखो, जैसे 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा नेचर का एक लॉ है, किसी भी चीज का ट्रांसफर किधर से किधर की तरफ होता है? हाई से लो की तरफ. जैसे फ्लूइड में पढ़ा होगा वाटर का फ्लो किधर से किधर होता है? हाई प्रेशर से लो की तरफ, है ना. जैसे छत से पानी को नीचे गिराना है, कोई मेहनत लगती है क्या? नीचे से ऊपर पहुंचाना है तो मोटर काम करता है, बिजली बिल भरना पड़ता है ना. इस रूम में देखो हीट का ट्रांसफर किधर से किधर हो रहा है? रूम के बाहर देखो. अगर इसे रूम को गर्म करना है तुम्हें कोई बिल भरना पड़ेगा क्या? क्यों? एसी बंद कर दो, आराम से लाइट आ रहा है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ हीट का फ्लो हो रहा है. लेकिन इस रूम के लिए तुम्हें एसी का बिल भरना पड़ता है, अच्छा खासा बिल आता है. यस और एसी करता क्या है? हीट का ट्रांसफर किधर से किधर कर रहा है? लो से हाई की तरफ. बात समझ आ रही है? लो से हाई की तरफ हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, उसका हम बिल भरते हैं. समझ पा रहे हो मेरी बात? हो जरा फास्ट तो नहीं हो रहा? यस और नो? अब यहाँ पे देखो सिमिलरली जो चार्ज का फ्लो होता है नेचुरली किधर से किधर होता है? हाई से हाई पोटेंशियल से लो की तरफ. 10th क्लास में आपने वो करंट वगैरह पढ़ा होगा. यस और नो? उसमें थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाऊं तो ऐसा कुछ सर्किट बनता था. अरे बैटरी रेजिस्टेंस होता था, तो एक्सटर्नल टू द बैटरी चार्ज का फ्लो किधर से किधर होता था? हाई पोटेंशियल से लो की तरफ. बैटरी के अंदर किधर से किधर होता था? लो से हाई. क्या बैटरी की एनर्जी खत्म होती थी? बैटरी डिस्चार्ज होता है. बात समझ आ रही है? तो नेचर का सेकंड लॉ है, थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ. पढ़ा है ये चीज सेकंड लॉ? सेकंड लॉ में क्या बताता है? किसी भी चीज का फ्लो किधर से किधर होता है? नेचुरली हाई से लो की तरफ. लो से हाई की तरफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल पर. बात समझ आ रही? सिमिलरली मान लो एक बॉडी है मेटालिक बॉडी 1, दूसरा है मेटालिक बॉडी 2. आपने इसको चार्ज दिया, चार्ज देने पे इसका क्या बढ़ जाएगा? पोटेंशियल. यस और नो? बॉडी हैविंग सम चार्ज, ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये न्यूट्रल है तो क्या होगा? लो पे होगा. चार्ज का फ्लो किधर से किधर होगा? नेचुरली हाई से लो की तरफ. कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम है. जस्ट लाइक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ हीट का फ्लो. हीट का फ्लो किधर से किधर होता है? कब तक होता रहता है? इक्विलिब्रियम दोनों का टेंपरेचर सेम है. इस मेथड को क्या बोलेंगे अपन? चार्जिंग बाय कंडक्शन. नोट इट डाउन. लिख लो आप इसको. वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है लेकिन आप लिख सकते हो कि डायग्राम बना लो फिर मैं लिखवा देता हूं. लिए फिगर बना लिए. देखो बॉडी ए हैज इनिशियली हाई पोटेंशियल
body A has initially high potential when it is connected to body B, then charge will flow till the potential of both the bodies becomes equal. Potential of both the bodies becomes equal. And this method of charging is called charging by conduction. This method of charging is called charging by conduction. ठीक है, conduction. इंडक्शन में देखते हैं क्या होगा. इंडक्शन में फिर से दो मेटालिक बॉडी रहता है और ये कांटेक्ट में और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके आ रहा है, चार्ज बॉडी लेके आ रहा है. फिर बता रहा चार्ज सेपरेशन होगा. यहाँ पे कौन से चार्ज जमा हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होने का मतलब तुम क्या समझ रहे हो कि पॉजिटिव वाले मूव क्यों होंगे, कम डेंसिटी कम होगी. ऐसा नेगेटिव, जैसे यहाँ पे आप पॉजिटिव को लेके आए तो यहाँ पे नेगेटिव, तो मूवमेंट किसका हुआ होगा, बॉडी के अंदर कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इलेक्ट्रॉन्स मूव किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ये कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव. जब आप इसको हटाओगे, सेपरेट करोगे तो ये वाली बॉडी कौन सी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगी, इस मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन. फिगर बना लो और हाँ वापस बताता हूँ, एक बार आप फिगर बनाओ फिर बताओ. बना लिए, सेपरेट भी करो, इन दोनों को अलग करेंगे तो एक नेगेटिव. बता रहा हूँ, जैसे दो बॉडी है ना, दोनों मेटालिक है ना, तो मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, ज्यादा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे जब प्लस वाले पे लेके आओगे तो नेगेटिव वाले किधर भागेंगे, लेफ्ट में भागेंगे. अब पहले वाले जो इधर मान लो तो लेफ्ट में, राइट में है ना, राइट वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके भी इलेक्ट्रॉन्स किधर भागे, इसमें आ गए, तो उसमें किसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी. प्रोटॉन तो वहीं के वहीं है ना, वो मूव नहीं कर रहा है, उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव. और दूसरा वाला में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए तो कौन सा चार्ज हो गया, नेगेटिव. लेकिन इसमें कंडक्शन इंडक्शन में फर्क क्या है, इंडक्शन में बॉडी कांटेक्ट में नहीं, जिसको आप लेके आ रहे हो, जो बाहर वाला एजेंट है वो कांटेक्ट में. कंडक्शन के लिए दोनों बॉडी के साथ में आना, अपन कैसे जोड़ रहे थे उसको, कंडक्टिंग वायर्स. इसको लिखवाओ या समझ में आ गया ये चीज, इंडक्शन बता गया, देखो वापस समझा दो. जैसे ये अगर बॉडी न्यूट्रल है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, हर एक बॉडी न्यूट्रल ही होता है ना, इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या सेम होगी. इस वाले बॉडी में स्टार्टिंग में क्या होंगे, न्यूट्रल है तो प्लस माइनस सेम. अब हमने इन दोनों को कांटेक्ट में कर दिया, कांटेक्ट में, और प्लस वाले को इसके पास में लेके आए, तो प्लस वाला किसको खींचेगा,
नेगेटिव वाले, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स किधर जमा होंगे, इस साइड आएंगे। आगे अपन पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में डिटेल में, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने का काम करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझो, इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे, इधर की तरफ आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, स्टार्टिंग में दोनों बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कौन सा चार्ज हो गया ये, और ये क्या हो गया, दोनों को सेपरेट कर लो तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, इसमें कौन सा होगा, ये। इसमें इंडक्शन में क्या फर्क हुआ, जो एक्सटर्नल एजेंट है वो कांटेक्ट में नहीं है, दूर से काम कर। आप देखोगे इसमें एक एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्कोप का, है ना, पढ़ लेना अभी बहुत थ्योरी, ये लिख लो आप, इसको लिखवाने की जरूरत है क्या। नेक्स्ट आप लिखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होगा, पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हम फ्रीक्वेंसी में लाइट है उससे मेटल सरफेस हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ क्यों रहे हैं, ध्यान सुनना। जैसे अगर मैं आइसोलेटेड एटम की बात करूं, मटेरियल के अंदर जाओगे तो क्रिस्टल के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। आइसोलेटेड एटम की बात करूं, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये होता है k सेल l सेल, यस और नो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे इनकी एनर्जी कितनी होती थी, मतलब अगर मैं बोलूं k सेल की एनर्जी कितनी होती है हाइड्रोजन लाइक एटम में, -13.6 Z² होता था ना फॉर्मूला। और साथ में आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, जो सैटेलाइट्स घूम रहे थे प्लैनेट्स के चारों तरफ, यस और नो, उनकी एनर्जी कितनी होती थी, -G(m1m2/r)। माइनस का मतलब क्या होता था, माइनस एनर्जी का मतलब क्या है, ये बाउंडेड है वो, है ना, अरे हाँ है ना, उसके अंदर एनर्जी की कमी है। कोई भी चीज किसी के आगे घूमना चाहता है, अरे इसको मजबूर कर दो, उसको घूमेगा क्या, मैं बोलूंगी तुम इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहो। देखो नेचर में सब कुछ लॉजिकल होता है, अगर मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन को कि तुम इसके चारों तरफ चक्कर काटते रहो, परेशान है बेचारा, यस और नो, तो किसी के पास नेगेटिव एनर्जी कुछ कर नहीं सकता। जैसे ही तुम इसको एनर्जी दे रहे हो, जैसे इसको आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, है ना, जैसे ही आप बाहर से इसको एनर्जी मिलेगा तो ये फ्री हो जाएगा, है ना, बात समझ में आ रही। तो दो ये जो मेथड है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और यहाँ पे थर्म, यानी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे फोटो का मतलब किसके थ्रू एनर्जी दे रहे होंगे, लाइट, और यहाँ पे किसके थ्रू दे रहे होंगे, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हर एक लाइट के लिए तो नहीं आती, क्या होता है उसके लिए एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे, थ्रेशोल्ड। उससे जैसे ही ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बाहर, तो इस मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलते थे, तो लिख लो इस चीज के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक में कि when light of suitable frequency, when light of suitable frequency falls on a metallic surface, falls on a metallic surface, then some electrons are ejected out, then some electrons are ejected out from the surface, and the body gets positively charged, and this method of charging is called charging by कौन सा एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो जान पहचान पहले से आपको कहाँ पे पढ़ा था इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है कि नहीं। थर्मोआयनिक में क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, बॉडी को हीट दोगे, ऐसा नहीं कि पिघला दो उसको, मेल्टिंग पॉइंट से पहले, यस और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो उसको कौन सा बोलेंगे मेथड, थर्मोआयनिक। लिख लो इसको थर्मोआयनिक में कि when a metallic body is heated, when a metallic body is heated, when a metallic body is heated below the melting point, not above, below the melting point, when a metallic body is heated below the melting point, then some electrons are ejected out from the body, and this method of charging is called
थर्मोआयोनिक एमिशन, चार्जिंग बाय थर्मोआयोनिक एमिशन, दिस मेथड ऑफ चार्जिंग फॉर चार्जिंग बाय थर्मोआयोनिक एमिशन। ठीक है, ठीक है यार, चार से जान पहचान हुआ? हाँ ना तो बोलिए सबका। और ध्यान सुनना, अब मेन जो अपना मेन एम है उसकी बात करते हैं। अपने को जेई में क्या आता है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, कैसे होते? तो किन बच्चों का 11th स्ट्रॉन्ग है, मतलब ढंग से मैकेनिक्स आती है, ढंग से मतलब टेस्ट में ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं 40-50%। हाँ, किन लोगों का वीक है? स्ट्रॉन्ग तो ठीक है, वीक कितने लोगों का है? 1 2 3 4 5 6। हाँ, जिनका मैकेनिक्स वीक है, आपको 12th क्लास में सिर्फ ये चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको मैकेनिक्स का यूज आने वाला है ज्यादा। बात समझ में आ रही? इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, करंट, कैपेसिटर, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, है ना, वेव ऑप्टिक्स, इन सब में कोई मैकेनिक्स ज्यादा यूज नहीं आता। तो 12th में अगर आपको मैकेनिक्स वीक भी है तो ऐसा नहीं कि आपका पूरा 12th खराब हो गया, केवल इस चैप्टर को छोड़, इस चैप्टर में मैकेनिक्स आएगा। क्लियर है क्या? इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं 6-7, मोस्टली 7-8 चैप्टर हैं आपको डेप्थ में पढ़ना है 12th में, जिसमें इस चैप्टर में मैकेनिक्स का यूज आता है, इसके बाद किसी चैप्टर में नहीं आया। अच्छी बात है ना यार, यस और नो? अब देखो इस चैप्टर में क्या है, देखो जैसे आपने, मैं आपसे पूछूं कि 11th क्लास जिन्होंने ढंग से, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग थी इधर, मतलब आता था जैसे पीछे आप कहाँ, तो आपने जब स्टार्टिंग किया था 11th क्लास, है ना, तो हर एक चैप्टर में तुम्हें क्या मिलता है, एक नया फोर्स मिलता है। सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, उसके बाद में एनएलएम पढ़ा, एनएलएम में आपको 2 फोर्स मिले थे, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, उसके क्वेश्चंस किए थे। आगे बढ़े तो कौन सा फोर्स मिला? फ्रिक्शन, फिर स्प्रिंग फोर्स आया, फिर और आगे बढ़े तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और आगे बढ़े तो बुयांसी फोर्स। ऐसा मिलता है हर एक चैप्टर में, यस और नो? इसमें आपको एक फिर से एक नया फोर्स मिलने वाला है, इसका नाम है कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बाकी पूरी कहानी सेम रहने वाली है, सेम एसएचएम के सवाल, सेम लिक्विड वाले सवाल, सब कुछ सेम रहने वाला है। एक नया फोर्स मिलने वाला है ना, इसका नाम क्या है? कूलम्ब फोर्स। बाकी पूरी कहानी क्या रहने वाली है? ठीक है, एक तरह से 11th का ही रिवीजन बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो अगला कूलम्ब्स लॉ। अब यही मेन है जो अभी तक मैं आपको जान पहचान करा रहा था। अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गया तो फिर न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वैसा ही है कुछ, है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ लिया होगा सब, है ना। तो वहां पे मास में इंटरेक्शन होता था, GM1 m2/r², यही था ना। तो कहां से आया था ये चीज, कैसे पता चली थी GM1 m2/r²? देखो कुछ लॉ क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ लॉ क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल। तो GM1 m2/r² जो है वो थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है? एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं। कैसे पता चला मास को अट्रैक्ट करता है? कैसे वो एक्सप्रेशन आया था GM1 m2/r²? एनसीईआरटी नहीं पढ़ा क्या? डिफाइन कर दिया था, एक एक्सपेरिमेंट भी किया था इस पे, गैलीलियो ने दिखाया ना। तो कूलम्ब्स लॉ में जो है आपको तो 2 चार्ज के बीच में एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना सब कुछ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहे हो, लिख लो स्टेटमेंट में, मैं समझाता हूं, लिख लो पहले स्टेटमेंट का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the electrostatic force between 2 point charges, the electrostatic force between 2 point charges is directly proportional to magnitude of the product of the charges and inversely proportional to square of the distance, inversely proportional to square of the distance between them and inversely proportional to square of the distance between them, है ना। इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं आगे देखते हैं। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है,
इनके बीच में फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लग रहा होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा फोर्स ऑन 2 1। दोनों का अगर इसके बीच में सेपरेशन r है, दोनों के बीच में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F12 बराबर F21, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली किसके होगा, दोनों को कंबाइन करें तो हटाने की क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो फोर्स की वैल्यू होगी फोर्स ऑन 1 2 ऑन 2 1 ये किसमें हो जाएगी k q1 by r स्क्वायर। k क्या होता है 1 by 2 एप्सिलॉन, वैल्यू कितनी होती है 9 into 10 to the power 9। 40 को क्या बोलते हैं परमिटिविटी। चर्चा करेंगे इसमें क्या होता है, 1 by 1 पूरा देखते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नहीं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power कितना -। इसको फिर चर्चा करते हैं 1 by 1। देखो फोर्स में है ना, भी तुमने फोर्स बड़ा एक्सपीरियंस है ना, उसमें दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। एक तो क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों में क्या है मैग्नीट्यूड। तो क्लियर होता है डायरेक्शन, फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने में मदद कर रही होगी जब दोनों बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहे हो, जैसा ना इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे 1 1 2 2 है तो बहुत हाँ डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंट है ना। तो ये लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ 1 by 1 हर एक पॉइंट पे चर्चा कर। हाँ अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें के जीवन से मैंने मॉड लगाया है ना, वेक्टर फॉर्म आगे बताऊंगा, पहले इसको समझते हैं। अभी मैं वेक्टर लॉ आगे बताता हूँ इस पे क्या है। के गिवन q2 by r स्क्वायर हो गया ना। चलिए तो स्टेटमेंट पढ़ो, कौन पढ़ेगा आप पढ़ो। क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट कूलम्ब्स लॉ का। According to Coulomb's law, the हाँ। electrostatic force between 2 point charges। हाँ तो पहले बात करते हैं पॉइंट चार्जेस का ना, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है 1 by 1 बता रहा है विद लॉजिक। कौन बता रहा था, आप बता रहे। हाँ पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है मास नेग्लिजिबल होता है। पॉइंट का मतलब मास नेग्लिजिबल जरूरी नहीं, साइज नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। हाँ हाँ क्या नाम है आपका, हाँ रीति। रीति बिल्कुल सही जवाब दे रही है। देखो पॉइंट वर्ड जो है, जैसे फिजिक्स में तुमने इतना पढ़ लिया, तुम्हें पता चलेगा होगा कि इनफाइनाइट और पॉइंट ये दोनों रिलेटिव वर्ड है। यस और नो। जैसे मान लो ये अगर मैं बोलूँ कि चौक है ना, अगर मैं बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, उस पॉइंट के लिए चौक कैसे बिहेव कर रहा होगा, वेरी लार्ज बॉडी, ये भी इनफाइनाइट है। जैसे मैं बोलूँ इनफाइनाइट रॉड, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, धरती के अंदर से शुरू हुआ और आकाश में जा रहा होगा, इनफाइनाइट है। ऐसा नहीं, फिजिक्स में आपको सवाल के थ्रू दिया रहेगा। जैसे मान लो कि अगर ये रॉड है, ग्रेविटेशन पढ़ा है ना सब लोगों ने, उसमें ये पढ़ा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे यूरोडो का बुक उठाना है ना, यूरोडो में इलेक्ट्रो का बुक उठाना, वहां पे हर एक जगह पे ये वर्ड यूज होगा। जैसे अगर आपको ऐसा दिया हुआ है लेंथ L है और इसके बीच में डिस्टेंस D है ना, तो यूरोडो के बुक में इनफाइनाइट नहीं बोलेगा, आपको ऐसा बोला होगा L की वैल्यू मच ग्रेटर देन D। इसका क्या मतलब है, L काफी बड़ा है एज कंपेयर टू D। इसका मतलब ये कैसे बिहेव करे इस पॉइंट के लिए, इनफाइनाइट। तो ये भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट। बिल्कुल जस्ट आउटसाइड की बात करो तो ये रॉड कैसे बिहेव कर रहा होगा, इनफाइनाइट। पॉइंट का मतलब ऐसा नहीं कि वो नेग्लिजिबल मास है, जरूरी। पॉइंट का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे अगर मैं इस बगल वाले पे से फोर्स निकाल रहा हूँ तो ये इनफाइनाइट बिहेव कर रहा है ना। अब मान लो 1 किलोमीटर से इसको देख रहा हूँ, उस पे फोर्स निकाल रहा हूँ इसकी वजह से, तो कैसे बिहेव कर रहा हूँ, पॉइंट। पॉइंट का मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है तो कुछ भी। पॉइंट क्या है,
तो लिखो आप स्टेटमेंट में, पॉइंट इज अ रिलेटिव वर्ड, पॉइंट इज अ रिलेटिव वर्ड, पॉइंट इज अ रिलेटिव वर्ड। जैसा रीति क्या नाम है उसका, उसने तो बोला, बिल्कुल सही बोला था कि इफ द रिलेटिव वर्ड का मतलब द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, पॉइंट इज रिलेटिव वर्ड लिख लिया, फिर आगे लिखो इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, इफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस is much larger than dimension of the body, then body is behaving like, and body is behaving like a point charge, body is behaving like a point charge। ठीक है, आना तो बोलो जी। चलो ये बात समझ में आई है, पॉइंट इनफाइनाइट, कैसे इनफाइनाइट का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, लेंथ काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना, आप बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी को आप इग्नोर कर देते हो कि यार काम का नहीं है, इतने सारे मटेरियल है, वर्मा शर्मा इतने सारे हैं, तो एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत, और ढंग से पढ़ना, उसके हर एक लाइन का मतलब समझ के आना, कोई डाउट होगा मुझसे पूछना, ठीक है। जैसे मान लो कि एक रॉड है ना, इस पे 10 कूलम चार्ज है और ये डिस्टेंस मान लो 1 मीटर, और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इस पे 2 कूलम चार्ज है, इस पे मुझे फोर्स निकालना है। सेम काम सेम बॉडी देते हैं इधर, ये 10 कूलम है, सेम ये 1 मीटर है, और यहां से मैं क्या करता हूँ, सेम 1 मीटर डिस्टेंस पे एक फिर से पॉइंट बॉडी है 2 कूलम, दोनों का फिगर बनाओ, फिर क्वेश्चन लिखो। इस बॉडी को सेम रखा है, बस इसके बीच में डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा वाला स्फेरिकल बॉडी है, 2 कूलम चार्ज है उसको, स्फेरिकल बॉडी है, पॉइंट बोलो, मतलब छोटा सा बॉडी है, तो डायमेंशन अपन नहीं दिया, 2 कूलम का कोई चार्ज बॉडी है ना,